हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान में। क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 15 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 2 बुक है ये, फुटप्रिंट्स। यहाँ आप दो इमेजेस देख रहे हैं। एक में ये कह रहा है वी हैव टू डू लोली जॉब्स वाइल द ब्रिटिश ऑक्यूपाई हाई पोस्ट। इवन इफ आई एम बेटर आई एम नॉट प्रमोटेड एज आई एम एन इंडियन। मैं भारतीय हूँ इसलिए हमें छोटी जॉब्स पर, लोअर लेवल की जॉब्स पर अपॉइंट किया जाता है। और दूसरा ये टाई वाला पर्सन कह रहा है कि मेरे पास उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ इसलिए मुझे प्रमोशन नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये सॉल्ट के लिए कह रही है कि द ब्रिटिश इवन इंट्रोड्यूस अ टैक्स ऑन सॉल्ट, वाई द फूड इज़ सो टू ब्लेंड। ये बच्चा कह रहा है कि इस फूड में तो टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये उसकी मदर उसको बता रही है आई कुड नॉट अफोर्ड सॉल्ट विद टैक्स ऑन इट। सॉल्ट पे क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है, इसलिए मैं उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट नीचे है डू और डाई, करो या मरो। ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन जॉइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942 टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। पूर्ण स्वराज के लिए महात्मा गांधी ने 1942 में क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसमें सारे देश के लोग और लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनली इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हाउएवर अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान वाज आल्सो फॉर्म्ड। और अंततः हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और जब हमारे दो टुकड़े कर दिए गए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ये टाइमलाइन है 1919 से लेके 1947 तक क्या क्या स्ट्रगल्स हुए। जलियांवाला बाग मास्कर एंड द रॉलेट एक्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। The feeling of unity among Indians gradually gave rise to nationalism. The separate of nationalist idea enabled Indians to understand the exploitative nature of the British rule. अब सब में फीलिंग आ गई यूनिटी की। सारे इंडियंस हैं इसलिए उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। नेशनलिज्म होता है कि नेशन के लिए जब आपके अंदर एक भाव आता है कि मैं भारतीय हूँ, या कोई भी जो जिस देश में रहता है वो उस देश के लिए अपने से पहले देश को समझता है, तो वो नेशनलिज्म की भावना होती है। मैं देशी हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारत मेरा देश है, मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ। इस तरह की जब भावना आती है मन में तो इसे कहते हैं नेशनलिज्म। द स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज़ इनेबल इंडियंस टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। अब क्या है कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, आप हिंदुस्तानी हो, इसलिए आपका जो है दोहन किया जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है दोहन। जैसे नींबू निचोड़ा जाता है ना, उसी तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। वाई दे आर एक्सप्लॉइटिंग देम फॉर गेटिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडियंस। In 1940, the First World War broke out. Indian soldiers were sent to other part of the world to fight the war on behalf of Britishers. Indian also had to pay heavy taxes to meet the cost of the war fought by British. Gradually, the dissatisfaction against the British rule grew and more Indians joined द मूवमेंट फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई। 1914 से 18 तक चली, 4 साल तक चली ये लड़ाई। और इसमें इंडियन सोल्जर, जो भारतीय सैनिक थे, उनको बिना उनकी जानकारी के, बिना मर्जी जाने, परमिशन के उठा के उनको अलग अलग बैटल फील्ड में भेज दिया गया। और वहाँ पे वो अंग्रेज़ों के लिए लड़े, अंग्रेजी सेना के बिहाफ पे लड़े, जबकि इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं था। पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होने की वजह से उनको इस विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा, जिसकी वजह से अननोन जगहों पे, जिस एरिया से वो परिचित नहीं थे, वहाँ पे वो लड़े, मारे गए। और
घर वालों को ये भी पता नहीं कि उनके लोग कहाँ जाके शहीद हुए हैं। ग्रेजुअली द डिससेटिस्फैक्शन, इन सब ने क्या किया कि लोगों के बीच में विरोध बढ़ा दिया, उन्हें नफ़रत होने लगी ब्रिटिशर्स से कि हमें, और दूसरा उन्होंने लोग तो ले ही गए, हमारे लोग उठा के यहाँ से ले गए, कई अलग अलग जगह पे उन्हें लड़ने के लिए छोड़ दिया, और दूसरा उनकी लड़ाई तो अंग्रेज़ों की थी, और पे किससे वसूल किससे रहे थे, वो हिंदुस्तानियों से वसूल रहे थे, उनके ऊपर और हैवी टैक्सेस लगा रहे थे ताकि वो अपने वॉरफेयर्स का जो खर्चा है वो कम कर सकें या उसको इंडिया से वसूल कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि यहाँ के लोगों में डबल गुस्सा हो गया कि हमारे लोगों को बिना जानकारी के यहाँ से ले जा रहे हो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और दूसरा पैसा भी हमसे ही वसूल रहे हो। Mahatma Gandhi becomes a leader. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat between 1893 to 1950. He worked at a law firm in Durban, South Africa. He was shocked to see the poor treatment method out to Indians by the British rulers and fought for their rights in South Africa. साउथ अफ्रीका में डरबन में वो एक लॉ फर्म में काम करते थे, यानी महात्मा गांधी कौन थे, लॉयर थे। ही वाज शॉक टू सी, उन्होंने वहाँ पे जब भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने की बात सोची ताकि वो लोगों को उनके अधिकार दिला सकें। एक साउथ अफ्रीका में ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो कामयाब रही। महात्मा गांधी प्रपोज सत्याग्रह, अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही बिलीव दैट अ सत्याग्रही शुड ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड पीसफुल एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट व्हाट वाज अनजस्ट और अनफेयर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को प्रपोज किया, एक ऐसा मेथड, ऐसे प्रोटेस्ट का मेथड बेस जो कि सच और नॉन वायलेंस होता है, अहिंसा पर आधारित था। ही बिलीव दैट सत्याग्रही, वो विश्वास करते थे कि एक सत्याग्रही को हमेशा सच बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए और मना करना चाहिए जो भी गलत बात है उसको मानने से, मतलब अन्याय को सहन करने से मना करना चाहिए जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए। After his return to India in 1915, Mahatma Gandhi spent a year traveling all over India and understand the problem of the common people and joined the National Freedom Movement in 1990. 1915 में भारत आए और उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, 1 साल लगाया पूरा भारत में घूमने में और समझने में कि यहाँ की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, आम आदमियों की प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद में उन्होंने 1919 में भारतीय स्वतंत्रता का जो मूवमेंट था उसको ज्वाइन कर लिया। इन द सेम ईयर द ब्रिटिश पास्ड अ लॉ नोन एज द रॉलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी इंडियन कुड बी पुट इनटू जेल विदाउट अ ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इंडियन लेड बाय महात्मा गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लॉ। इसी समय रॉलेट एक्ट को भारत पे लागू किया गया। इस एक्ट के हिसाब से कोई भी भारतीय उसको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल हो गया अपील के, एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसको दोषी करार दिया जा सकता है, सजाएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। तीनों चीज़ें उस पर लागू हो रही हैं, ना वो दलील दे सकता है कि, ना वो अपील कर सकता है, ना वो बता सकता है कि उसे गलत पकड़ा गया है, और ना ही उसके लिए कोई वकील की व्यवस्था है। महात्मा गांधी ने इसको प्रोटेस्ट किया, इसके खिलाफ लड़े, इस एक्ट के विरोध के लिए। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉलेट कमेटी। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी वाज अ ब्रिटिश जज सर सिडने रॉलेट। सिडनी रॉलेट के रिकमेंडेशन पे, जो कि एक रिटायर्ड जज थे, ब्रिटिश जज थे, उनके रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट बना। और ये क्यों बना 1919 में? देखिए 1914 से लेके और 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। 1918 में जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो इन्हें लगा कि जो भारतीय सैनिक विदेशों में लड़े हैं जाके, थोड़ा उन्हें वहाँ का आइडिया भी हो गया होगा कि वो लड़ सकते हैं,
और दूसरा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी हथियार उठा लें और अपनी बातें कहने लगें, क्योंकि अब तक इंग्लिश जो थी वो भारत में इम्पोज हो गई थी और लोगों को भी समझ में आ रहा था कि अंग्रेज़ों की क्या हकीकत है। तो उस सब को कुचलने के लिए जो पढ़े लिखा मिडिल क्लास था वो अपनी बातें ना रखने लग जाए, प्रोटेस्ट ना करने लग जाए, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने 1919 रॉलेट एक्ट को भारत में इम्पोज किया। द प्रोटेस्ट included demonstration, hartals and boycott. One such peaceful protest against the Rowlatt Act led to the Jallianwala Bagh massacre. See the next page. Mahatma Gandhi also asked the leader to go to villages and include the peasant, artisan and workers in the struggle for freedom. He urged people to use khadi and hand-woven clothes, which became a symbol of India's freedom movement. With the support of the common people, the struggle for freedom became widespread. अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स को कहा कि वो गांव में जाके लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए अवेयर करें और उनसे कहें कि जो किसान हैं, जो कलाकार हैं, काश्तकार हैं या वर्कर्स हैं, वो सब इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा और खादी को प्रमोट किया। उन्होंने कहा अपने हाथ से मैं चरखा काट रहा हूँ, आप भी चरखा काटिए और उससे जो कपड़ा बनेगा खादी का वो हमारा सिंबल होगा इंडियन फ्रीडम का, कि हमें भारतीयों को आज़ादी चाहिए, हम अंग्रेज़ों की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना कपड़ा खुद ही काट के बुनेंगे। तो ये जो एक कुछ लोगों तक सीमित था वो अब कॉमन पीपल तक भी उसमें इन्वॉल्व हो गए फ्रीडम स्ट्रगल में, और ये अब सारी जगह पे फैल गया, यानी पूरे देश में फैल गया। टाइमलाइन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1990 to 1947। 1990 Rowlatt Act. The Rowlatt Act gave power to the British to imprison people without trial and conviction in a court. The court was not allowed to decide whether the arrest was right or wrong in accordance with the law. रॉलेट एक्ट ने ये ताकत दी ब्रिटिशर्स को कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना उनको कारण बताए उनको उठा के जेल में डाला जा सकता है। उनको कोर्ट में हाजिर करना भी ज़रूरी नहीं है और उनके साथ में कोई भी सलूक वो कर सकते हैं। विद द पैसेज ऑफ द एक्ट द ब्रिटिश अरेस्ट मैनी लीडर्स ऑल ओवर इंडिया। और उसका एडवांटेज उठाते हुए उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया। इट ऑल्सो कंट्रोल्ड द इंडियन प्रेस which spread ideas of gaining freedom from the British। इसने प्रेस पे भी कंट्रोल लगा दिया कि कहीं जो वो अपने आइडियाज़ फैला रहे थे, जो जानकारियाँ लोगों तक पहुंचा रहे थे, उससे भी रोकने की कोशिश की इस एक्ट के इस्तेमाल से। एज अ रिज़ल्ट महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह, और इसका नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। 1920 से 1922 तक 1920 to 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल नॉट टू पे टैक्स, टू टेक अप स्पिनिंग एंड वीविंग एंड टू बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, बायकॉट law courts and legislature, and not send children to British school and colleges. The Governor General took harsh measures to stop the movement. Thousands of people were arrested. On 5th February 1922, some people set ablaze a police chowki at Chauri Chaura in Uttar Pradesh, in which 22 policemen died. Mahatma Gandhi took responsibility for this violence act and called off the non-cooperation movement. Mahatma Gandhi and thousands of people were arrested. महात्मा गांधी ने शुरुआत कर दी, लोगों को कह दिया कि आप टैक्स मत पे करो, अपना खुद ही चरखा कातो और भारत में हाथ से बना हुआ कपड़ा जिसे खादी कहते हैं वो पहनो, टैक्स मत पे करो, स्कूल के बायकॉट करो, कॉलेजेस में जहाँ ब्रिटिश एजुकेशन दी जाती है उनको मना कर दो, वहाँ पे मत जाओ।
तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का सपोर्ट किया और पूरा मिडिल क्लास और लोअर क्लास और जो भी लोग थे वो सारे के सारे इनके सपोर्ट में आ गए। गवर्नर जनरल ने इसको बहुत उससे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोक नहीं पाए। बहुत लोगों ने लाठियां खाई, बहुत बुरी दशाओं में वो लोग रहे, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट चलता रहा। 5 फरवरी 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें कुछ लोग एक बाज़ार से अपनी कुछ रैली निकाल के जा रहे थे, शांतिपूर्ण रैली थी ये, और जब वो वहाँ से निकले तो पुलिस वालों ने क्या किया कि उनके ऊपर डंडे चलाने शुरू कर दिए। शाम का टाइम था, आखिरी के जो 2-4 लोग थे उन्हें बहुत बुरी तरह से डंडों से मारा गया। तो इससे जो भीड़ थी 2-2.5 हज़ार की भीड़, उन लोगों ने भी उनके ऊपर काउंटर अटैक किया, धक्का मुक्की करी और पत्थर वत्थर फेंके। तो इस पे क्या हुआ कि पुलिस वालों ने फायर खोल दी। अब उन्होंने बुलेट्स चलानी शुरू कर दी, और बुलेट्स चलाने के बाद में क्या हुआ कि उनके बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ 2,500-3 हज़ार आदमी था, और उन 2-2.5-3 हज़ार आदमियों में से काफ़ी आदमी मर गए, जिनको गोलियां लगी, बहुत इंजर्ड भी हुए उस भगदड़ की वजह से। तो इतनी उग्र भीड़ में जब देखा कि उनके लोग जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से झंडे लेके सिर्फ वंदे मातरम कहते हुए वहाँ से जा रहे थे, उनके ऊपर जब पहले डंडों से और फिर गोलियां चलाई गई, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने उनको, जितने भी वहाँ पे पुलिस वाले थे, उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया। और ना सिर्फ थाने में बंद कर दिया, थाने को अपने लोग जो उनके पकड़े थे उनको भी उन्होंने, पहले जो प्रोटेस्टर्स थे उनको उठा के वहाँ बंद किया था, उन पे लाठियाँ चला रहे थे और गोलियाँ तो पहले ही चला चुके थे। तो उन्होंने उन लोगों को छुड़ाया और उनको, जो पुलिस वाले थे उनको बंद कर दिया और थाने में आग लगा दी। अब ये 22 पुलिस वाले जो अंग्रेज़ पुलिस वाले थे, उनका तो नंबर आप कई बार पढ़ते हो, चौरी चौरा जब भी पढ़ोगे तब आपको बताया जाएगा कि 22 पुलिसमैन डाइड। मगर उसके साथ में जो वो 2,500-3 हज़ार की मॉब में जो 300-400 आदमी हिंदुस्तानी मरा, जो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था, पहले उसने डंडे खाए, बाद में उसने गोलियां खाई, तो उसका जिक्र कभी आता नहीं है इस सब चीज़ों में, जब तक आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और ये एक बैड डिसीजन है मेरे हिसाब से कि महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को उस समय वापस ले लिया, जब अगर ये 2 महीने और चलता तो पक्का था कि अंग्रेज़ों की जो पैर थे वो ऑलमोस्ट इंडिया से उखड़ने वाले थे। बिल्कुल पीक पे आके इस मूवमेंट को वापस ले लिया कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ और बस गलती हुई, हमसे गलती हुई कि हमने वहाँ पे आग लगाया, उनकी कोई गलती नहीं थी जिन्होंने हमको मारा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने वही किया, दमन चक्र चलाया, गांधी जी को उठा के जेल में रख दिया। गांधी जी आराम से जेल में, उन्होंने अपना जो भी उपवास किया या जो कुछ भी है, मेजर लीडर्स उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिए, और आम आदमियों की तो कोई गिनती नहीं कि उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया इस मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद में। नेक्स्ट है आपका 13 अप्रैल 1990, जलियांवाला बाग मार्च एट अमृतसर। General Dyer, the British military commander of Amritsar, had banned all public meetings and processions in Amritsar. Large number of men, women, and children had assembled peaceful without weapon at Jallianwala Bagh in Amritsar in demonstrate their unhappiness with the arrest of 2 local leaders protest the Rowlatt Act. General Dyer opened fire on the unarmed people after closing the only exit of the Bagh. Thousands, including children, were killed and wounded. Rabindranath Tagore gave up his knighthood as a mark of protest. अब रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ तो उसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे एक ही वो पूरा बाग जो था वो ऐसी जगह पे प्लेस था जहाँ पे चारों तरफ दीवारें थी, बस एक उसका अंदर आने का रास्ता था। उस रास्ते पे लाके जनरल डायर ने लोगों को खड़ा कर दिया, आम मैन को खड़ा कर दिया, पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, और तब तक वो फायर करते रहे जब तक उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हो गई। आदमी, औरतें, बच्चे निहत थे, जिनके पास कोई अपने बचाव का कोई वो नहीं था। और वो बगीचा भी ऐसा बिल्कुल बीच में, जैसे आपने बाग बगीचे देखे हैं कि खाली होते हैं, वो भी एक मैदान टाइप का ही था, और लोगों के पास बचने का, भागने का कोई जरिया नहीं था। वहाँ बीच में एक
वो है कुआं है, बहुत सारे लोग उसके अंदर कूद गए ये सोच के कि शायद वो गोलियों से बच जाएंगे। लाखों लाख आदमी मरा। अब आप यहाँ पे ये चीज़ सोचिए कि यहाँ जलियांवाला बाग में इतने सारे हिंदुस्तानी मर गए और कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी कि हम इस बात की भर्त्सना करते हैं, हमें अंग्रेज़ों से न्याय की उम्मीद थी। 1922 ऑनवर्ड्स स्प्रेड ऑफ आर्म्स रेवोल्यूशन बाय इंडियंस। मैनी फ्रीडम फाइटर्स सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, Jatin Das, Rajguru and B.K. Dutt inspired people to fight against the British unlike Mahatma Gandhi. They did not believe in peaceful or non-violence method and took up arms to fight against the British rules. They were put to death by the British for defying the law and taking up arms against them. ये जो इमेज यहाँ दे रखी है ये नेशनल पार्क है जहाँ पे तीनों लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जलाया गया था। ये सतलुज रिवर के पास में है। जिन लोगों को ये गलत लगता है, जैसे मुझे ये बात बहुत गलत लगी, बहुत मुझे ये चीज़ चुभती है कि जहाँ आम आदमी मरा वहाँ आपने एक चिट्ठी लिख के काम चला लिया। उस आदमी की, उस हिंदुस्तानी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। आप कह रहे हो नॉन वायलेंस रखो, वो मार रहा है तो आप मार खाते रहो, वो तो गोली मार रहा है, तो बस ऐसे करता रहेगा तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम पलट के उसको नहीं मारेंगे। दोहरा चरित्र कांग्रेस का जो बार बार देखने को मिलता है। ये लोग हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए भूखे रहे। इन्होंने जिन लोगों ने शस्त्र उठाए आज़ादी की लड़ाई के लिए, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, इन लोगों को इन्होंने हमेशा सेपरेटिस्ट, आतंकवादी, उग्रवादी इन नामों से संबोधित किया और कभी भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया। जब भी कोई बात आई तो इनके खिलाफ, जब चंद्रशेखर आज़ाद से बात हुई थी तो नेहरू ने उन्हें उस पार्क में बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन नेहरू तो नहीं पहुँचे। जो कुछ हुआ वो सबको पता है। तो ये जो अंदर की खुफिया बातें बताने वाला इनका चरित्र रहा है वो आज तक उसी तरह से काम कर रहा है। आज भी ये देश के लोगों के लिए इतने लॉयल नहीं दिखते जितने कि ये दूसरे लोगों के लिए और दूसरे देशों के लिए ज़्यादा कटिबद्ध दिखते हैं। किसान आंदोलन के बारे में किसी बच्चे ने पूछा था तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताती हूँ कि किसान आंदोलन, देखिए हमारे देश की इतनी जनसंख्या है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, हमने बचपन से पढ़ा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 75% आबादी जो है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये एक सरप्राइजिंग बात है कि जब संविधान सभा का गठन किया गया, इस देश का संविधान लिखा गया, तो उसमें एक भी किसान नहीं था। ये वकीलों ने बनाया और वकीलों की एक टेंडेंसी है, ये पार्टी भी वकीलों ने ही बनाई हमेशा। मैक्सिमम इस पे जो पद पे बने रहे प्रेसिडेंट वगैरह के, वो अच्छे राजनेता थे या नहीं थे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो वकील बहुत अच्छे थे। और एक अच्छे वकील की ये पहचान है कि एक बार मुकदमा अगर हाथ में आ जाए तो उसे जितना लंबा खींच सकते हो खींचो ताकि इनकम आती रहे। और आज भी किसान आंदोलन में घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कांग्रेसी बैठे हुए हैं, जबकि एक मैक्सिमम लंबे टाइम तक इनके हाथ में सारी पावर थी। ये चाहते तो अपनी पसंद के कानून बना सकते थे, लेकिन कभी इन्होंने बनाने की तरफ फोकस नहीं किया। कृषि सुधारों के लिए एक स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशें थी कि किसानों को जो उनकी लागत मूल्य होती है खेती की, उसके हिसाब से उनको एक मूल्य ऐसा मिलना चाहिए जिसमें उन्हें घाटा ना हो, क्योंकि खेती हमेशा एक घाटे का बिजनेस रही है। उसमें जितनी लागत लगाई जाती है, जितनी मेहनत उसमें लगती है, किसान दिन दिन भर खेतों में जलते हैं, रात रात में ठंड में खेतों में रखवाली करते हैं, लेकिन उसके बदले जो उनको क्रॉप मिलता है वो क्रॉप भी मतलब एक तरह से ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात है कि उसमें लागत तो बहुत लगती है, एफर्ट मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उसके बदले में जो उनको रीपे किया जाता है वो अमाउंट उतना नहीं होता। इनके बीच के जो मीडिएटर होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो ये बात तय करते हैं कि कितने पे सामान बिकेगा। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपके बैग की चेन टूट जाती है तो आप अगर किसी से चेन ठीक कराते हो तो उस आदमी को भी ये राइट है कि वो उस चेन को ठीक करने के लिए 5, 10, 15 जो भी मूल्य डिसाइड करे वो आपको बताएगा और आप उस हिसाब से उसको पे करेंगे। लेकिन किसान के पास ये राइट नहीं था। नहीं
रहा, बल्कि बहुत सारी जगहों पे ये हालत थी कि किसान, जैसे अगर यूपी का किसान है तो वो किसी दूसरी मंडी में अगर उसी सामान का अच्छा रेट मिल रहा है, चावल का, गेहूं का या सरसों का, इन चीज़ों का अच्छा रेट मिल रहा है, तो वो उस जगह पे उस मंडी में जाके अपना सामान नहीं बेच सकता, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो जाती थी। इस जगह के अड़हतिये जो हैं, अड़हतिये होते हैं मीडिएटर, बिचौलिए, वो आपसे सस्ते में सामान खरीद लेंगे और उसके बाद उसको स्टोर कर लेंगे, और बाद में जब उन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे तो वो मार्केट में उस चीज़ को उतार देंगे। इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों से बचाने के लिए स्वामीनाथन कमेटी गठित हुई थी और उन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की गई थी, जिस पे बहस तो कांग्रेस वाले बहुत टाइम से प्रपोजल देते रहे कि ये बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, और जब वही कमेटी उठाकर यहाँ लागू कर दी गई आज के रेफरेंस के हिसाब से कि ठीक है हम एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी का फुल फॉर्म, कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके ऊपर अच्छी रेट मिलती है तो आप वहाँ बेच लीजिए अपना सामान, अब किसान को छूट दे दी। तो इस बात से ये कानून जो है ये काला कानून हो गया, क्योंकि इससे किसानों को फ़ायदा मिल रहा है। अब मिसगाइड करने का और मैनिपुलेशन का इनका बहुत अच्छा इतिहास रहा है। जब कमेटी बनाने के लिए ये यहाँ आके बैठे तो फिर इन्होंने कहा नहीं, हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट चलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कमेटी बना लो और उनको बताओ कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, तो ये वहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि हम बस और कुछ नहीं चाहते, ये कानून रद्द कर दो, क्योंकि इसमें जो फ़ायदा होगा वो किसानों को होगा और जो नुकसान होगा वो मीडिएटर का होगा, जो अभी इस समय पे सामान खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं अपने पास। जो अभी नई पॉलिसीज़ आ रही हैं बहुत सारी जगहों पे, स्टोरेज भी गांव के पास में ही बनाने का प्रोग्राम सेटल करा है गवर्नमेंट ने। यूपी में कई जगह पे इस चीज़ पे काम भी चल रहा है और यही मॉडल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये लोग करने की सोच रहे हैं कि अगर किसानों के पास में फूड प्रोसेसिंग का एक मेथड होगा और वो उस तरह से अगर अपने खाने को सेव कर पाएंगे तो इन फ्यूचर उसको वो सेल भी कर सकते हैं। वो प्रोविजंस जब ये लागू करेंगे तो उससे किसान की इनकम जो है वो डबल हो जाएगी। और इसी बात से शायद कुछ लोग घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर सच में ऐसा हो गया तो उनको फिर दोबारा आने का चांस ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो लगातार लोगों को बरगला रहे हैं, एक ऐसी इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो भी आपका इसमें बचा हुआ है चैप्टर में 2 पेज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। इसके साथ में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दे दूँगी जिसमें इनसे रिलेटेड जो ये कीवर्ड्स हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, रॉलेट एक्ट है, सिविल डिसोबीडियंस है, इनका भी छोटा छोटा एक पैराग्राफ मैं आपको दे दूँगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको आसानी रहेगी। और इसको अभी से बेस को मजबूत करके चलिए, इसको 2 बार 3 बार पढ़िए और इनके वर्ड्स से इसको समझने की और याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा आपका 10th तक। 10th के बाद अगर आप साइंस और कॉमर्स लेके अलग हो गए तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने आर्ट्स में ही कंटिन्यू किया तो ये आपका पीछा करेंगे जब तक आप पढ़ेंगे। BA में सब कोर्स में आएगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को अभी से पक्का करके चलिए और लगातार रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।